ठीक है, तो फर्स्ट केमिस्ट्री में मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल कॉन्सेप्ट फाउंडेशन होता है लाइक फिजिकल केमिस्ट्री का, तो वो इंश्योर करना चाहिए कि काफी अच्छे से आता है। तो उसके जितने क्वेश्चन होंगे उतने प्रैक्टिस करने चाहिए, स्पेशली जो टफ लगते हैं, टाइट्रेशन, बैक टाइट्रेशन वगैरह से इन्वॉल्व। और उसमें जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारे एक तो मतलब उस समय के तो याद करने चाहिए। अगर कोई चीज तुमको लग रहा है कि एंड तक याद नहीं रहेगी तो उसको नोट करके रखना चाहिए। फिर गैसियस स्टेट, तो गैसियस स्टेट इज रिलेटिवली काफी इजी चैप्टर, तो वो सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, तो उसमें फॉर्मूले याद कर लेने चाहिए, प्लस जो भी जिन लॉज का नाम है वो सब, और वही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए। बट गैसियस स्टेट इज लाइक बहुत ही इजी, तो उसको लाइक अगर 3-4 दिन में खत्म हो गया तो ठीक है, उसको उसके बाद फिर ज्यादा ज्यादा उस पर भाव देने की जरूरत नहीं है। फिर एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइक उसके इंडिविजुअल सिर्फ इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं विदाउट एनी कनेक्शन विद अदर चैप्टर्स। तो एटॉमिक सिस्टम में बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो सारे फॉर्मूले, फ्लो ऑफ स्टडिंग सब आना चाहिए, लाइक कि पहले ये हुआ था, फिर ये हुआ, तो फिर इसमें गलतियां थी, उसके बाद फिर ये हुआ। अल्टीमेटली सारे थ्योरीज, उनमें इंटरलिंकिंग सब कुछ पता होना चाहिए अच्छे से। फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज और हाइड्रोजन एंड एस ब्लॉक, तो ये दोनों चैप्टर्स इनऑर्गेनिक के और थोड़ा रटने वाले लगते हैं, मतलब इनफैक्ट काफी रटने वाले हैं, और इनमें बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, तो जितना भी तुम्हें पैटर्न मिल रहा है वो काफी कुछ रटने के लिए बच जाता है। तो मेनली इन दोनों में वही अप्लाई करनी चाहिए स्ट्रैटेजी कि फेस टेस्ट जितना हो पाए उतना कर लो, जितना मतलब सब लोग कर रहे हैं एटलीस्ट क्लास में, सब लोग उतना कर लो, और उसके बाद फिर तुम्हें एक्स्ट्रा एफर्ट्स जो डालने हैं वो एंड के लिए रखना, बट इसमें भी इंश्योर करो कि जो भी तुम्हें नहीं आता है वो तुमने नोट डाउन करके रखा है अलग से। फिर केमिकल बॉन्डिंग, इसमें विजुअलाइजेशन काफी अच्छा होना चाहिए, तो लाइक इंश्योर करो तुम्हें तुम्हें इसमें ऐसा है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि क्वेश्चंस करने का टाइम नहीं भी है, लाइक अगर क्वेश्चन या फिर थ्योरी में बैलेंस करना है तो केमिकल बॉन्डिंग में थ्योरी में जाना चाहिए, लाइक अच्छे से विजुअलाइज कर लो पूरा एक बार, तो वो एक बार फिर सॉर्ट हो जाता है, उसके बाद तुम्हें ज्यादा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है कि फिर से मतलब बाद में वापस से तुम सोच रहे हो कि कैसे हुआ था सब कुछ। तो उसमें अच्छे से विजुअलाइज करके सोच लेना चाहिए सब कुछ कैसे कैसे हो रहा है, क्वेश्चन बाद में भी कर सकते हैं। फिर फिजिक्स में फर्स्ट है वेक्टर्स, तो वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वेक्टर्स सारे चैप्टर्स में यूज होता है। वेक्टर्स रिलेटिवली इजी चैप्टर है, उसमें थोड़ा विजुअलाइजेशन चाहिए, तो वो अच्छे से कर लेना चाहिए, मतलब अच्छे से देख लेना चाहिए कैसे होता है उसका एक्सप्लेनेशन पार्ट। उसके क्वेश्चन ज्यादा होते नहीं है मतलब इंडिपेंडेंट, तो क्वेश्चन सारे जो काइनेमेटिक्स या एनएलएम या किसी और से रिलेटेड है तो उनको वैसे कर लेना चाहिए, मतलब वेक्टर्स एज एन एप्लीकेशन इन अदर चैप्टर्स करना चाहिए, बट वेक्टर्स के अपने आप इंडिपेंडेंट क्वेश्चन करने का इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता, स्पेशली रिविजन के समय। फिर काइनेमेटिक्स, तो काइनेमेटिक्स फर्स्ट एक्सपोजर होता है टू मतलब जो फिजिक्स में सॉल्विंग होती है 11th क्लास में, उसके लिए तो काफी लोग को स्टार्टिंग में काइनेमेटिक्स थोड़ा झटका लगता है कि इतना टफ सब कुछ चल रहा है, पता नहीं क्या कैसे हो रहा है सब कुछ, और बहुत मैथमेटिकली इंक्लाइंड है, तो बहुत लोग को मैथमेटिकल टूल्स मतलब यूज करने में काफी वो आता है पेन स्टार्टिंग में, तो काइनेमेटिक्स से डरना नहीं चाहिए, लाइक काइनेमेटिक्स जैसे ही बाकी चैप्टर होने वाले हैं, तो वो बेसिस है तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, मतलब काइनेमेटिक्स अगर स्ट्रॉन्ग हो तो एनएलएम वर्क पावर एनर्जी जल्दी होगा और आसानी से होगा, और अगर काइनेमेटिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो बाकी दोनों नहीं हो पाएंगे अच्छे से। तो काइनेमेटिक्स से पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड रखो, लाइक एनएलएम स्टार्ट हो गया तुम्हारा काइनेमेटिक्स अच्छे से नहीं हुआ है तो काइनेमेटिक्स पे फोकस करो, उसको अच्छा कर लो, एनएलएम तुम्हारा आधे टाइम में हो जाएगा उसकी वजह से। तो काइनेमेटिक्स अच्छा हो जाएगा तो एनएलएम और वर्क पावर एनर्जी सब मतलब आसानी से हो जाएंगे। और एनएलएम वर्क पावर एनर्जी में एक और बात जो याद रखने की जरूरत है वो है कि बहुत मेथड होते हैं कोई भी क्वेश्चन करने के, मतलब तुम सब कुछ डिफरेंशिएट करके स्टार्ट कर सकते हो स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से, बट एम ये होना चाहिए कि तुम्हें सबसे इजीएस्ट शॉर्टेस्ट और ऑप्टिमम मेथड पता है। तो जब तुम्हें लाइक अगर तुम स्टार्टिंग में डिफरेंशिएट करते थे बाद में तुम्हें पता चला कि तुम उसमें मतलब लॉज ऑफ मोशन या कुछ भी और लगा के मे बी वर्क एनर्जी बैलेंस लगा के कुछ सॉल्व कर सकते हो, तो सबसे ऑप्टिमम वाला सोल्यूशन अपने दिमाग में अपडेट कर लो, लाइक उससे करना है उसके बाद क्वेश्चन को। पर अगर कोई बहुत टफ क्वेश्चन आता है तो वापस बेसिक्स पे जाओ, तो वापस काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करो, तो वो रहनी चाहिए स्ट्रैटेजी। फिर मैथमेटिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स स्टार्टिंग में, तो जिसमें कैलकुलस वगैरह पढ़ाते हैं, तो बेसिक मैथमेटिक्स बहुत इजी लगता है स्टार्टिंग में, बट उस पर स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए, लाइक कोई फॉर्मूला भूलो मत उसका। फिर स्ट्रेट लाइंस और सर्कल्स, तो ये दोनों फर्स्ट लाइक इंट्रोडक्टरी चैप्टर्स टू कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ना एक लाइक बैलेंस मेंटेन करना चाहिए, लाइक स्ट्रेट लाइन में जो सीखा वो सर्कल में आएगा, जो सर्कल में सीखा थोड़ा बहुत उसमें से कुछ पार्ट्स वो वापस फिर एलिप्स में आएगा, एलिप्स का हाइपरबोला में आएगा, पैराबोला में आएगा, तो ये सारा कुछ इंटररिलेटेड है, तो किसी के फॉर्मूले मतलब सबके जो कॉमन फॉर्मूले हैं उनको साथ में याद कर लो, ऐसा मतलब फिर बाद में लग जाता है कि सबके 10-10 फॉर्मूले हैं तो सारे फॉर्मूले हो गए, याद कैसे रहेंगे। तो जो कॉमन है उनको साथ में याद रखो, तो उससे हेल्प होती है काफी, जो इधर का उधर अप्लाई हो रहा हो तो उस पर ध्यान दो थोड़ा सा, मतलब कोई एक पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, तो ट्रिग्नोमेट्री में तो जितनी सॉल्विंग होगी उसी से इंप्रूव होता है, तो ट्रिग्नोमेट्री में जितना सॉल्व हो सकता है उतना करो। जो टिपिकल क्वेश्चन है उनको नोट करके रखो कि मतलब ये ऐसे ही होते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चन मिलेंगे जो तुम सोच नहीं सकते खुद से, जो पता ही होना चाहिए कि ऐसे होंगे, तो उनके सोल्यूशन याद रखो, क्योंकि वो लॉग में भी आएंगे, वो सब जगह आते हैं, मतलब किसी और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी आएंगे, सब जगह पे आएंगे।
तो फिर फेज 2 फिजिक्स में है फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स भी मैकेनिकल का ही चैप्टर है, लाइक मैकेनिक्स का ही चैप्टर है, बट वो थोड़ा सा लाइक थोड़ा सा डाइवर्ट करके आता है। तो फ्लूइड्स के अपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो बिल्कुल न्यू है, जो कि बाकी फिजिक्स तो काफी ज्यादा डिफरेंट लगेंगे। तो उनपे मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड होनी चाहिए काफी, लाइक वो अलग से इंडिविजुअली वो कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। ग्रेविटेशन में भी सेम है कि वो मैकेनिक्स का पार्ट है, बट उसमें अपने अलग से कॉन्सेप्ट हैं, तो वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। ग्रेविटेशन के फॉर्मूला अच्छे ज्यादा होने चाहिए, क्योंकि वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में फिर से आएंगे 12th में। और फिर सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम। तो सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम इज लाइक वापस से हम एनएलएम वर्क पावर एनर्जी वाले जोन में चले गए। तो फिर उनमें थोड़ा सा सेम्बलेंस लाने की कोशिश करनी चाहिए कि कुछ भी अगर सिमिलर मिल रहा हो तो उससे एक पैटर्न ड्रॉ करो। फिर रोटेशनल मैकेनिक्स, हाँ ठीक है, सबसे ज्यादा ड्रेडेड चैप्टर होगा ज्यादातर लोगों का, राइट। तो रोटेशनल मैकेनिक्स एक तो मतलब बहुत लोग ऐसा हाइप कर देते हैं कि ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा या बहुत टफ है या इसको छोड़ दो बाकी पे ध्यान दो, तो ये नहीं करना चाहिए। लाइक मेरे हिसाब से अगर तुम्हारा जो सारा, मैं वो जो वर्क पावर एनर्जी वाला जो जोन में बोल रही थी कि वो सारे एक जैसे जो क्लब चैप्टर्स हैं, अगर वो सारे तुम्हारे ठीक है तो फिर तुम्हें रोटेशनल मैकेनिक्स में एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले से वो स्टिग्मा दिमाग में मत रखो कि नहीं होगा रोटेशनल मैकेनिक्स। और सबसे बड़ा रोटेशनल मैकेनिक्स में जो आ, हाँ हाँ, तो रोटेशनल मैकेनिक्स में क्या है कि मतलब उसमें एटलीस्ट कुछ सेट ऑफ क्वेश्चन है जो होंगे ही, क्योंकि वो उसी तरह से होते हैं, पूरा उनका एक प्रोसीजर होता है वेल रिटन, तो वो उन तरह से ही होते हैं। तो वो वाले एटलीस्ट एम करो कि वो हो जाए अच्छे से, और वो अच्छे से हो जाएंगे तुम्हारे, वो भी पॉलिश होंगे जो पहले वाले कॉन्सेप्ट है एनएलएम वगैरह के। तो उतने करने की कोशिश करो एटलीस्ट, मतलब बेसिक रोलिंग विदाउट स्लिपिंग, रोलिंग विद स्लिपिंग, ये सब करने की कोशिश करो। फिर केमिस्ट्री में है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स मतलब मेरे हिसाब से तो मुझे ये लगा था कि काफी फन चैप्टर है, लाइक सिंपल डिफरेंशिएशन वगैरह करके चीजें हो जाती हैं। काफी कुछ है केमिकल काइनेटिक्स में याद करने के लिए, जो कि याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि वो बेसिक मैथमेटिकल टूल से हो जाता है। तो बस केमिकल काइनेटिक्स के पीछे की मैथ समझ लो कि क्या हो रहा है, लॉग ले रहे हैं कहीं पे कोई एक्सपोनेंशियल चल रहा है और कहीं पे कुछ डिफरेंशिएशन है, बस इतना याद रखो और फिर खुद से कर लो पेपर में, उसके फॉर्मूले याद मत करना। बोरोन एंड कार्बन फैमिली के बारे में बाद में बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोडायनेमिक्स का केमिस्ट्री मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट वन ऑफ द टफेस्ट पार्ट्स है ऑफ केमिस्ट्री। उसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे थ्योरीज हैं, बहुत सारे लॉज हैं। तो जो लॉज एनसीईआरटी में कवर्ड है प्लस जो लॉज तुम्हें सिखा रहे हैं अपने कोचिंग में, उनको याद रखो। मतलब एक्स्ट्रा जाने पे तुम्हें बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो इससे कॉन्ट्रोडिक्टिंग होगी और फिर पूरा दिमाग खराब हो जाएगा उसमें, तो वो मत करो। तो थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में वो लॉज याद रखने की बहुत चीज जरूरत है। सबके कहाँ कहाँ पे एप्लीकेशन होंगे वो ध्यान से देखो। और थर्मोकेमिस्ट्री में, थर्मोकेमिस्ट्री बहुत मैथमेटिकल है, बहुत सारी कैलकुलेशन है, तो थोड़ा सा पेशेंस के साथ करने की जरूरत है। केमिकल इक्विलिब्रियम में भी थोड़ा सिमिलर बात है। केमिकल इक्विलिब्रियम आयनिक इक्विलिब्रियम साथ में बात करते हैं, तो इनमें लाइक अगेन मैथमेटिकल टूल्स हैं काफी, थोड़े बहुत ही इसमें कॉन्सेप्ट हैं। तो कॉन्सेप्ट याद रखो, मतलब क्वेश्चन रखने की कोशिश मत करो। आयनिक में बहुत लोग क्वेश्चन रखने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे कंडीशन रखने की कोशिश करते हैं, तो खुद से इंट्यूशन समझो कि मतलब क्या हो रहा है, क्यों कर रहे हैं कुछ भी कहीं पे, और फिर ही हो पाएगा अप्लाई। क्योंकि फाइनली जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे वो तुम्हारे कोई भी रटे हुए क्वेश्चन जैसे नहीं आएंगे, तो इसलिए रटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बोरोन एंड कार्बन फैमिली इनऑर्गेनिक का ही पार्ट है, तो वो भी वही कि फेस में जितना हो रहा है उतना करो, बाद में अच्छे से रिवाइज करो। फिर हाँ, बोरोन एंड कार्बन फैमिली जैसे चैप्टर्स के लिए एक बात इंपॉर्टेंट है कि सब कुछ लाइक टैबुलेटेड फॉर्म में याद करो, कि मतलब इस हेडिंग में इसमें ये होता है उसमें वो होता है। मतलब एनसीईआरटी में कोई फ्लो नहीं है, लाइक एनसीईआरटी में सारे सारे जो एलिमेंट्स हैं उनका अलग अलग से इन्फॉर्मेशन दी हुई है और वो बहुत स्कैटर्ड फॉर्म में, तो दिमाग में अच्छे से जाती नहीं है। तो नोट डाउन कर लो कि अगर साइज का पैटर्न सब में दिया है, तो साइज का जो भी ट्रेंड है सारे मतलब अक्रॉस द पीरियड या फिर मतलब डाउन द ग्रुप, किसी एक फॉर्म में सब कुछ लिख लो, टैबुलेटेड फॉर्म में, ऐसा कुछ जैसे कि सब कुछ कंसाइज वे में एक जगह पर तुम्हारे पास नोटेड डाउन रहे और फिर उससे याद रखो, तो अच्छे से याद भी रहता है। फिर मैथमेटिक्स में है कोनिक सेक्शंस। तो कोनिक सेक्शंस इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ जो हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इनिशियली सीखा था, सर्कल्स वगैरह, स्ट्रेट लाइंस। तो उसके जो एप्लीकेशंस हैं यहाँ पे कंसिस्टेंट हैं, वो याद रखो। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थोड़ा सा डिफरेंट चैप्टर है बट इजी है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत सारे चैप्टर्स में बाद में यूज होगा, लाइक बहुत सारी चीजों के सोल्यूशन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाता है वापस से। तो इसको अच्छे से करो, स्पेशली इसके जो ग्राफ वाले क्वेश्चन हैं तो उन पे बहुत ध्यान दो। लॉगरिदम के लाइक इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर जेई, बट हाँ मतलब बाकी चीजों में यूज होता है, स्पेशली आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम वगैरह। तो उसका जो बेसिक्स है वो याद रखो, स्पेशली रूल्स वगैरह, बाकी उससे ज्यादा कुछ जाते हैं। सीक्वेंसेस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। लाइक तुम्हें फाइनली पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे तुमने कहीं नहीं देखे होंगे, बिल्कुल बहुत सारे नए क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी है। तो सीक्वेंस एंड सीरीज में जितना प्रैक्टिस हो सकते उतना करो, ट्रेंड्स ऑब्जर्व करने की कोशिश करो, और फाइनली तो जो टफ क्वेश्चन होंगे वो खुद से करने पड़ेंगे, तो टफ क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश करो।
फिर है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज लाइक रोटेशन वाला चैप्टर ऑफ फिजिक्स, तो मैथमेटिक्स में उसका इक्विवेलेंट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आई गेस। कॉम्प्लेक्स नंबर्स बाद में फिजिक्स वगैरह में भी यूज करते हैं बहुत लोग। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स अच्छे से करने की जरूरत है। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्टिंग में बहुत सही लगता है, इट्स लाइक पूरा एक नया रियाल्म ऑफ मैथमेटिक्स। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मेरे हिसाब से बहुत टाइम देना चाहिए। लाइक तुम्हारी क्लास में जल्दी भी खत्म हो गया तो भी जितना हो पा रहा है अपने पेस पे करो अच्छे से, बट इंश्योर करो सब कुछ पता है। लाइक उसके पूरे अपने सेट ऑफ रूल्स हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स कैसे सॉल्व करते हैं उसके। तो ऐसा नहीं, मतलब कोई भी नॉर्मल मैथमेटिक्स की चीज उस पर लगाने से पहले सोचो कि वो होता है कि नहीं, और अगर वो होता है तो उसको नोट डाउन करके रखो कि हाँ इसमें ये रूल अप्लाई होता है, इसमें रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे करना चाहिए। फिर बाइनोमियल जो थ्योरम। वो जो ज्योमेट्री वाला पार्ट होता है वो भी लाइक काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वो आसान, जनरली आसान कर देता है तुम्हारे उसको क्वेश्चन को। हाँ अगर तुम उसमें डायरेक्टली वाले कुछ अप्लाई कर सकते हो तो उससे बहुत सिंपल हो जाता है क्वेश्चन, तो वो उस पर भी ध्यान देना जरूरी है। ठीक है, सॉरी, कंटिन्यू। हाँ हाँ हाँ, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में एग्जैक्टली हाँ जो उसने बोला वो बहुत ज्यादा सही पॉइंट एग्जैक्टली, कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर तुमने विजुअलाइज कर लिया कि उसको कैसे प्लॉट करते हैं, मतलब और कैसे, मतलब उसमें एंगल डिपेंडेंस कहाँ से आती है, तो उसमें फिर उससे बहुत हेल्प हो जाती है। तो लाइक वो तुम्हारे क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाई कर देता है, तो मैं वो सारे बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो अच्छे से समझने की कोशिश करनी चाहिए, मतलब कि उसका वो जो दूसरा जो हम लोग आर ई पर आयोटा थीटा वाले रिप्रेजेंटेशन लेते हैं उसका सिग्निफिकेंस है, लाइक वो लेते हैं इसलिए क्योंकि वो एंगल से डील करना ज्यादा आसान है। तो उन पर ध्यान देना चाहिए। और मतलब डायरेक्शन ऑफ रोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि एंटी क्लॉकवाइज देना है क्लॉकवाइज, किसी के साथ स्टिक करना चाहिए हमेशा। और बाइनोमियल थ्योरम, तो बाइनोमियल थ्योरम को थोड़ा बहुत सीक्वेंस एंड सीरीज जैसा ट्रीट करना चाहिए। तो जो भी पैटर्न्स है वो नोटिस करो, जो बेसिक लाइक कुछ हेडिंग्स में डिवाइडेड रहता है ये कि किस टाइप के सम्स कैसे इवैल्यूएट करते हैं और किस टाइप के मतलब पावर्स को कैसे ढूंढते हैं। तो वो सब, मतलब वो सारे कैटेगरीज पता होनी चाहिए ब्रॉडली कि इनको ऐसे करते हैं फिर इनको ऐसे करते हैं। बट उसके अलावा जो स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं वो जब वो करेंगे तभी पता चलेगा। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस में लाइक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मेरे मुझे ऐसा लगता था कि वो मैथ्स का एक अलग ही पार्ट है। तो लाइक बहुत, मतलब मुझे मैथ्स से बाकी चीजों में काफी स्ट्रॉन्ग होल्ड लगती थी कि हो जाएगा, बट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में एक्स्ट्रा इमेजिनेशन, एक्स्ट्रा एप्लीकेशन चाहिए होता है। तो वो बहुत बार नहीं हो पाता, तो बहुत लोगों को काफी उससे डिमोटिवेशन होती है। बट देखो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में वो ये कि कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जो आते ही हैं, जिनके कुछ फॉर्मूले होते हैं और उनसे हो जाएंगे। तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की वाले क्वेश्चंस तो करने क्लेम करना ही चाहिए, जो उससे एक्स्ट्रा जिसमें बहुत ज्यादा इमेजिनेशन की जरूरत है। अगर वो नहीं हो पा रहे हैं तो अभी के अवॉइड करना चाहिए, बट जितने सिनारियो हो सके उतने देखने की कोशिश करनी चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड इनवर्स फंक्शंस, तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, लाइक स्पेशली मल्टी करेक्ट क्योंकि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बहुत बार गलत आ जाते हैं लोगों के। हाँ तो ध्यान देना चाहिए। और फंक्शंस वगैरह में करने के बाद ज्यादा क्लियर हो जाता है ये सब डोमेन वगैरह के हिसाब से। सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, हाँ सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में एक इंपॉर्टेंट बात बहुत ज्यादा है। ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स में बहुत सारे क्वेश्चंस बहुत ड्राइंग एंड कंस्ट्रक्शन के बाद बन जाते हैं, बट एग्जाम में उतना टाइम नहीं होता और एग्जाम में कोई उतना पेन नहीं लेता है। तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के बहुत सारे सिंप्लीफाइड फॉर्मूले हैं जो कि बहुत लोग याद नहीं करते, बट वो बहुत अच्छे होते हैं। लाइक मैंने स्पेशली लिस्ट बनाई थी पूरी सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के फॉर्मूले के। तो वो सारे याद कर लेने चाहिए मेरे हिसाब से, स्पेशली एटलीस्ट लास्ट 20 डेज में याद कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी रहती है। और पेपर में डायरेक्टली अप्लाई करोगे तुरंत आंसर आ जाता है। ग्रेविटेशन फिर से आ गया फिजिक्स में, अच्छा ठीक है। सिंपल हार्मोनिक मोशन और वेव्स एंड साउंड, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स एंड साउंड में मतलब पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और सबके अलग अलग केसेस होते हैं और वो अप्लाई करने पे आराम से चीजें हो जाती हैं। स्टार्टिंग में स्कैरी लगता है क्योंकि बहुत ही अलग है फ्रॉम द अदर फिजिक्स दैट यू लर्नड, बट इतना ज्यादा नहीं चाहिए, सारे फॉर्मूले वगैरह याद रखने चाहिए। थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, तो थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बहुत सिमिलर है जो केमिस्ट्री में किया है उससे। तो केमिस्ट्री के ही नोट्स रिवाइज कर लो इसके अलग से बनाने की जगह। और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन्स, लाइक ये दोनों अगर अच्छे से आते हैं तो फिर बाकी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉर्ट हो जाती है, मतलब काफी ज्यादा हद तक। तो जीओसी और हाइड्रोकार्बन से बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। लाइक मतलब मैंने लोगों को देखा है जो सिर्फ जीओसी करते हैं और उसके बाद फिर उनके बाकी सारे क्वेश्चन खुद से बनाते हैं मैकेनिज्म्स और कर लेते हैं। तो जीओसी पे स्ट्रॉन्ग होल्ड रखोगे, मतलब नेसेसरी नहीं है कि तुम्हें सबसे हो ही जाएंगे सारे मैकेनिज्म बाद में खुद से बन जाएंगे, बट काफी चांसेस हैं। तो जीओसी पे बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड रखनी चाहिए। और जीओसी मैं जीओसी को पढ़ लिया उसका पूरे समय याद रखना चाहिए, लाइक उसके लिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम अभी रिवाइज कर रहे हो पेपर है तो, वो याद रखना ही चाहिए हमेशा। और हाइड्रोकार्बन की भी सेम चीज अप्लाई होती है काफी हद तक, काफी सारे ट्रेंड्स बाद में सिमिलर मिलेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड्स के बहुत सारे स्पेसिफिक रिएक्शन होते हैं जो कि पेपर के दिन पहले याद रखने चाहिए। स्पेशली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री लास्ट में ही करना चाहिए, उसका कोई पॉइंट नहीं पहले करने का। और टेबल कर लेना होता है हाँ, इम्पोर्टेंट। एनसीईआरटी के टेबल्स जरूर प्लीज, लाइक एनसीईआरटी में जितने टेबल्स जितने फिगर्स सब याद रहना चाहिए हमेशा।